हेलो स्टूडेंट, तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। पिछले वीडियो में यह चैप्टर कंप्लीट हुआ था, तो इस चैप्टर का आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश किसके बराबर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो मात्रा है वो 1.6 10 के पावर क्या होता है -19 कूलम के बराबर होता है। चार ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, 2 × 10 के पावर -21 1.6 10 के पावर -19 कूलम। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ से। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। अब कहा जा रहा है कि कूलम्ब बल है, तो कूलम्ब बल क्या हो सकता है, केंद्रीय बल है या फिर विद्युत बल है या फिर दोनों होगा, दोनों ए और बी, यानी केंद्रीय बल और विद्युत बल। और ऑप्शन डी में है नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो कूलम्ब बल क्या है, तो सबसे पहले हम बताते हैं, यहाँ पर बताए थे कि विद्युत बल का मान जो है वो किसके नियम से ज्ञात किया जाता है, कूलम्ब के नियम से ज्ञात किया जाता है। तो विद्युत बल का मान कूलम्ब के नियम से ज्ञात किया जाता है, यानी विद्युत बल को हम कह सकते हैं कि ये कूलम्ब बल है। इसके बाद देखते हैं कि केंद्रीय बल, तो दो आवेशों के बीच दो आवेश होगा, एक Q1 होगा और एक Q2 होगा, इसका केंद्र मान लेते हैं। तो दो आवेशों के बीच जो बल लगता है उसी को क्या कहते हैं, विद्युत बल कहते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है, तो जो दोनों आवेशों के बीच बल लगेगा वो इस रेखा के अनुदिश लगता है। तो इस रेखा के अनुदिश लगता है, तो यानी इन आवेशों के केंद्र से होकर के ये रेखा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कूलम्ब बल जो है वो केंद्रीय बल भी होगा और विद्युत बल भी होगा। तो केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। दोनों होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तीसरा क्वेश्चन में है कि विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो विद्युत क्षेत्र के तीव्रता ई बराबर सूत्र क्या देखे थे, F/Q0। तो F का क्या हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन होगा और आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम्ब, यानी इसका मात्रक क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलम्ब। तो ऑप्शन ए में मिल जाएगा हमें न्यूटन प्रति कूलम्ब। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। कोई आवेशित चालक है और उसे उसकी सतह के किसी भी बिंदु पर हमें क्या करना है, विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रता देखना है। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो सकता है, तो ऑप्शन देखेंगे शून्य होती है, ऑप्शन बी में है कि सतह के लंबवत होती है, और ऑप्शन सी में है सतह के स्पर्शीय होती है, और ऑप्शन डी में है सतह से 45 डिग्री पर होती है। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई आवेशित चालक है, जैसे में ये कोई आवेशित चालक है, ये इसका सतह हो गया। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, आवेशित चालक के सतह के किसी भी बिंदु पर, चाहे वो बिंदु यहाँ पर हो, चाहे वो बिंदु यहाँ पर हो, चाहे वो बिंदु यहाँ पर हो, किसी भी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रता क्या हो सकता है। तो विद्युतीय क्षेत्र के जो तीव्रता का डायरेक्शन होगा वो सतह के हमेशा क्या होता है, लंबवत होता है। सतह के क्या होगा, लंबवत होगा। तो देखते हैं ऑप्शन ए में क्या है, शून्य, ये तो नहीं होगा। सतह के क्या होगा, लंबवत होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एसआई पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा। एसआई पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है न्यूटन प्रति मीटर, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, फिर यहाँ पे कूलम्ब प्रति वोल्ट, या फिर है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, या फिर ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है बोर्ड एग्जाम में कि न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन बी को चेंज करेगा, इसके जगह पर देगा फैराड प्रति मीटर। ये ऑप्शन ठीक है, कूलम्ब प्रति वोल्ट। उसके बाद है यहाँ पर ऑप्शन डी में नन। तो देखते हैं क्या होगा इसमें एसआई पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो हम बताए थे विद्युत बल F बराबर K × Q1 × Q2/R²। विद्युत बल हम लोग पढ़े थे। अब K क्या होता है, कूलम्ब कांस्टेंट होता है। तो F बराबर K का मान कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q1 × Q2/R²। अब किसका मात्रक है यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। एप्सिलॉन नॉट को F के जगह पर लेकर के जाएंगे, F को एप्सिलॉन नॉट के जगह पर लेकर आएंगे। तो एप्सिलॉन नॉट तो 1/4 पाई। अब एप्सिलॉन नॉट जो है F के जगह पर गया, तो F कहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट के जगह पर आएगा। यहाँ पे सेम Q1 × Q2/R²। अब इस एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा, 1/4 पाई। अचर है, ये अचर राशि, कोई मात्रक नहीं होगा। यहाँ पर F है बल, बल का मात्रक हम जानते हैं न्यूटन, तो क्या लिखेंगे, 1/, बल का मात्रक न्यूटन, n से Q1 Q2 आवेश, तो क्या हो जाएगा, कूलम्ब × कूलम्ब,
आर का स्क्वायर दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, तो क्या लिखेंगे मीटर का स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं कूलम्ब में कूलम्ब से गुना करेंगे कूलम्ब स्क्वायर, n को ऊपर लेकर के जाएंगे n का पावर -1 और इसको ऊपर लेकर जाएंगे m का पावर -2। यानी क्या पढ़ेंगे इसको कूलम्ब में कूलम्ब से, तो कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऐसे भी ऑप्शन आपको दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है। तो कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो फर्स्ट वाला में देखिए यहाँ पर कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये तो सही आ गया ऑप्शन बी। ये नहीं होगा, यानी इसमें ये नहीं होगा, कूलम्ब प्रति वोल्ट नहीं होगा तो कूलम्ब प्रति वोल्ट नहीं होगा। अब इसमें दिया है कि नन, तो कन्फ्यूजन है। अब देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन बी जो है फैराड प्रति मीटर है, तो फैराड प्रति मीटर है तो हम जानते हैं यहाँ पर कि 1 फैराड जो है वो किसके बराबर होगा, तो कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर के बराबर। 1 फैराड जो है, 1 फैराड किसके बराबर, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर के बराबर। अब यहाँ पर है फैराड प्रति मीटर, तो फैराड प्रति मीटर है तो ध्यान देंगे यहाँ पर क्या आया कूलम्ब स्क्वायर, यहाँ भी कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर है, तो प्रति न्यूटन मीटर, यानी 1 मीटर यहाँ पे रह गया है, तो इतना को हम क्या बोलेंगे 1 फैराड। तो इतना को जब हम 1 फैराड बोलेंगे तो इसके जगह पे लिख देते हैं फैराड, और जब m को नीचे से ऊपर लेकर के जाएंगे तो क्या आएगा फैराड प्रति मीटर। ऑप्शन बी में दिया हुआ था फैराड प्रति मीटर, तो हम क्या बोले 1 फैराड किसके बराबर, तो 1 फैराड कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर के बराबर। कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर किसके बराबर, 1 फैराड के बराबर। इसके जगह पर क्या आ गया फैराड। अब यहाँ पे क्या है कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर का स्क्वायर है, तो यहाँ तक तो सिर्फ न्यूटन मीटर हुआ, 1 मीटर बचा हुआ है तो यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके जगह पर 1 फैराड आ गया, जब इसको नीचे से ऊपर लेकर के जाएंगे तो पावर में क्या लगेगा -1, यानी फैराड प्रति मीटर। तो इसमें भी क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में है यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। तो बल जो होता है कूलम्ब के नियम से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, कूलम्ब के नियम से हम देखे थे बल क्या होता है, तो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब क्या कहा जा रहा है कि दूरी जो है दूरी 2 गुना कर दी जाए, यानी दूरी को जब 2 गुना कर देंगे तो उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा। चलिए दूरी को 2 गुना करते हैं, तो F समानुपाती दूरी को 2 गुना करेंगे तो 1/2r का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4r का स्क्वायर रहेगा। तो कितना हो जाएगा ये 1/4 गुना, 1/4 गुना। पहले से कितना था F 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर है लेकिन 1 कितना आ गया 4 आ गया, यानी कितना हो जाएगा ये 1/4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन 7 में धातुओं का परावैद्युतांक होता है, तो धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, यानी कोई आवेश यहाँ पर Q जो है पड़ा हुआ है, तो ये क्या उत्पन्न करेगा, स्थिर आवेश है, ये गति में नहीं है। तो स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, बताया गया था। तो ऑप्शन है यहाँ पर केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, या फिर दोनों होगा या फिर कोई नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा केवल विद्युत क्षेत्र। अगर आवेश स्थिर है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और आवेश जब गतिशील होगा तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर आवेश स्थिर है तो क्या उत्पन्न होगा, केवल विद्युत क्षेत्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कि निम्न में कौन विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, निम्न में कौन विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो देखते हैं विद्युत क्षेत्र का मात्रक कौन नहीं होगा इसमें। तो विद्युत क्षेत्र E बराबर, फॉर्मूला हम क्या देखे थे, F/Q0। E बराबर क्या हो जाएगा, F/Q0। तो जब यहाँ से अगर हम मात्रक निकालते हैं तो F का क्या हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन होगा, आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलम्ब होगा, न्यूटन प्रति कूलम्ब। ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम्ब, क्योंकि C जब ऊपर जाएगा कूलम्ब तो पावर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं, तो पावर 1 जब ये ऊपर जाएगा तो -1, यानी न्यूटन प्रति कूलम्ब। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो कौन नहीं होगा इसमें, एक कोई नहीं होगा, बाकी 3 ऑप्शन जो है वो विद्युत क्षेत्र का मात्रक होगा।
तो यहाँ पर आया विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब है, न्यूटन प्रति कूलम्ब है, यानी ये वाला ऑप्शन हो रहा है। कौन नहीं होगा इसमें? अब देखते हैं, जूल प्रति कूलम्ब है, वोल्ट प्रति मीटर है, जूल प्रति कूलम्ब प्रति मीटर है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर कि विद्युत क्षेत्र के तीव्रता E और विभव में जो संबंध होता है वो E बराबर V बटा R होता है, E बराबर V बटा R। विद्युत क्षेत्र के तीव्रता और विभव में संबंध, नेक्स्ट चैप्टर में ये चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। तो E बराबर क्या होता है? V बटा R। तो V का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। V का मात्रक वोल्ट हो जाएगा। R क्या है? दूरी। तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर ये भी ऑप्शन हो रहा है, वोल्ट प्रति मीटर भी ऑप्शन हो रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि V बराबर W/Q, जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा विभव और विभवांतर, उसमें देखेंगे कि V बराबर क्या होता है? W/Q होता है। 10th क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि V बराबर W/Q होता है। तो W क्या होगा? कार्य। कार्य का मात्रक जूल। ये क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक कूलम्ब। आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम्ब। तो V के जगह पर, यहाँ से देखेंगे, इस V के जगह पर हम क्या रख सकते हैं? जूल प्रति कूलम्ब। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, इस V के जगह पर अगर हम जूल प्रति कूलम्ब लिखते हैं, इस V के जगह पर V किसके बराबर आ रहा है? जूल प्रति कूलम्ब। यानी विभव का मात्रक क्या होगा? जूल प्रति कूलम्ब होगा। और जूल प्रति कूलम्ब को क्या कहा जाता है? वोल्ट भी कहा जाता है। तो ये वोल्ट के जगह पर जब जूल प्रति कूलम्ब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? V के जगह पे लिखिए जूल प्रति कूलम्ब। और पहले से क्या था? बट्टा में m था, तो बट्टा में m रहेगा। जब ये ऊपर जाएगा तो जूल C का पावर -1 और m का पावर -1। ठीक है, यानी जूल प्रति कूलम्ब प्रति मीटर ये भी हो रहा है। ये भी मात्रक है विद्युत क्षेत्र का, ये भी मात्रक है विद्युत क्षेत्र का, और ये भी मात्रक है। तो पूछ रहा था कि कौन नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? C। पहले क्या आया था? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सिंपल फार्मूला F/Q0 न्यूटन प्रति कूलम्ब, ये तो हो जा रहा है। उसके बाद हम क्या देखें? तीव्रता और विभव में संबंध क्या होता है? E बराबर V बटा R होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? वोल्ट प्रति मीटर, यानी ऑप्शन ये भी हमारा हो गया। वोल्ट जो है वो किसके बराबर? तो जूल प्रति कूलम्ब के बराबर। वोल्ट किसके बराबर? जूल प्रति कूलम्ब के बराबर। तो वोल्ट जब जूल प्रति कूलम्ब के बराबर है, मीटर का पावर कितना है? -1 है। यहाँ भी कितना है? -1। यानी इसको क्या पढ़ेंगे? जूल प्रति कूलम्ब प्रति मीटर। तो जूल प्रति कूलम्ब मीटर यहाँ पर आ गया, जूल प्रति कूलम्ब मीटर। तो ये तीनों मात्रक है, कौन नहीं होगा? ये भी है, ये भी है और ये भी है। ये मात्रक नहीं हो रहा है, यानी ये ऑप्शन हमारा सही है। तो ऑप्शन कौन सही होगा यहाँ पर? B सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कि P आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा। P आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव है, ठीक है। E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क कितना होगा? तो देखते हैं टॉर्क कितना होता है। तो टॉर्क का हम फॉर्मूला देखे थे, PE साइन थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? PE साइन थीटा होता है। अब यहाँ पर दिया हुआ है वेक्टर रूप में, यानी सदिश रूप में। तो सदिश रूप में बताए थे, सदिश रूप में टॉर्क का क्या हो जाएगा? वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E हो जाएगा। तो वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E है ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि किसी विद्युतीय द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो अक्षीय स्थिति में तीव्रता हम बताए थे, अक्षीय स्थिति में तीव्रता क्या होता है? E बराबर K × 2P बटा RQ। तो यहाँ पर जो रिलेशन पूछ रहा है वो तीव्रता और दूरी में पूछ रहा है। तो K 2P इसको भूल जाते हैं कुछ देर के लिए, तीव्रता और दूरी में। तो E समानुपाती क्या आ जाएगा? 1/, कुछ नहीं मानेंगे तो 1/RQ। तो E समानुपाती 1/RQ। यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यदि एक विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर, विद्युत द्विध्रुव है, अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना? E1। ध्यान देंगे यहाँ पर अक्षीय रेखा पर जो तीव्रता है, अक्षीय रेखा पर तीव्रता E1 है, और उतना ही दूरी पर अनुप्रस्थ स्थिति में,
अनुप्रस्थ स्थिति कह सकते हैं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है, E2 है। तो देखना है कि दोनों के बीच में संबंध क्या हो सकता है। तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति हम बताए थे कि विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। और फिर जो 3 केस था, तीसरा केस, उसमें क्या बताए थे, किसी भी बिंदु पर। तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में क्या था, अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में तीव्रता E बराबर बताए थे K इंटू 2P/R3 और निरक्षीय स्थिति में क्या बताए थे, E बराबर K इंटू P/R3। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अक्षीय स्थिति में तीव्रता E1 है, तो अक्षीय स्थिति में E1 ले लेते हैं। अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति में कितना है, E2 है। अनुप्रस्थ स्थिति में कितना है, तीव्रता E2 है। तो इसको क्या मान लिए, E2 मान लिए। दूरी बराबर है दोनों में दूरी बराबर है। एक विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और उतना ही दूरी पर अनुप्रस्थ स्थिति में, तो उतना ही दूरी पर दूरी बराबर है। तो E1 और E2 में संबंध क्या होगा, तो देखते हैं E1 और E2 में संबंध क्या होगा। तो E1 बराबर, अब ध्यान देंगे यहाँ पर K इंटू P/R3, ये 2 को छोड़ देते हैं, E1 बराबर 2 को छोड़ देते हैं, तो बचा कितना यहाँ पर, K P/R3। तो लिखते हैं यहाँ पर E1 के जगह पर E1, 2 के जगह पर 2, और देखेंगे यहाँ पर K P/R3, K इंटू P/R3 किसके बराबर, E2 के बराबर। तो K P/R3 के जगह पर क्या लिख देंगे, E2 लिख देंगे। तो क्या संबंध मिला, E1 बराबर 2 इंटू E2। ऑप्शन देखते हैं, E1 बराबर 2 इंटू E2 फर्स्ट ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कि एक विद्युत आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का परिमाण क्या होता है। तो हम बताए थे बिंदुवत आवेश के कारण तीव्रता, तो बिंदुवत आवेश के कारण तीव्रता E बराबर क्या बताए थे, E बराबर K इंटू Q/R², यानी E बराबर K क्या था, कूलम्ब कांस्टेंट, जिसका मान कितना होता है 1/4πε0 Q/R², 1/4πε0 Q/R²। देखते हैं ऑप्शन, 1/4πε0 Q/R है, 1/4πε0 Q/R²। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि मुक्त आकाश की परावैद्युतता होती है, मुक्त आकाश की परावैद्युतता कितनी होती है। तो मुक्त आकाश की परावैद्युतता ε0 का मान 8.85 10⁻⁻12 फैराड प्रति मीटर होती है। ऑप्शन में दिया गया होगा, ऑप्शन सी में 8.85 10⁻⁻12 फैराड प्रति मीटर। इसके बाद है क्वेश्चन 15 में कि स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र जो है वो संरक्षी होता है, ऑप्शन ए में आ जाएगा। अब क्वेश्चन 16 में कि विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। तो विद्युत आवेशों के बीच जो बल लगेगा वो किसके नियम से, कूलम्ब के नियम से दिया जाता है, तो ऑप्शन बी में है कूलम्ब के नियम। अब देखेंगे किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम जो मात्रा होगा वो कितना होगा। तो हम जानते हैं आवेश होता किस पर है, इलेक्ट्रॉन पर, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो आधा इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकता है। इलेक्ट्रॉन जब भी होगा पूर्ण गुणज के रूप में होगा, पूरा पूर्णांक होगा, या तो 1 रहे, या तो 2 रहे, या तो 3 रहे। 0 इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, 1/2 इलेक्ट्रॉन होगा नहीं। जब भी होगा पूरा पूर्णांक होगा। अगर 0 होगा तो फिर तो कोई आवेश ही नहीं है। तो न्यूनतम मात्रा आवेश का 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 10⁻⁻19 कूलम ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। कोई वस्तु होगा, उसको आवेशित करना है, तो आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान क्या हो सकता है, बढ़ सकता है या घट सकता है, या फिर अचर रहेगा, या फिर बढ़ या घट सकता है, दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी बढ़ सकता है और घट भी सकता है। कैसे,
तो जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आवेशित किया जाता है। अब ये नहीं कहा गया कि धन आवेशित किया जाता है या ऋण आवेशित किया जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे बढ़ेगा और कैसे घटेगा। दो वस्तु है, यहाँ पर क्या कह रहा है, किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो दोनों वस्तु को न्यूट्रल मानेंगे, पहले 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन रखते हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन, दोनों क्या है, अभी न्यूट्रल है। अब क्या करेंगे, दोनों न्यूट्रल है तो किसी एक को आवेशित करके देखते हैं क्या होगा। तो चलो इसको आवेशित करते हैं, तो इसको हम ऋण आवेशित करते हैं। तो ऋण आवेशित करने के लिए क्या करना होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन देना होगा, यानी इस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का कुछ न कुछ द्रव्यमान भी होगा। तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल करके इसमें गया तो ये वस्तु ऋण आवेशित हो गया, और ऋण आवेशित हो गया तो इलेक्ट्रॉन इसमें आया, यानी कुछ न कुछ द्रव्यमान को लेकर के आया, तो इसका द्रव्यमान क्या हो गया, बढ़ गया। अब यहाँ पर देखिए, जब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल करके इसमें गया तो इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो गया, कम, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और कितना प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन। तो ये भी आवेशित हो गया, ये धन आवेशित हो गया और ये क्या हो गया, ऋण आवेशित हो गया। तो ये धन आवेशित हो गया तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल करके इसमें गया, यानी कुछ न कुछ द्रव्यमान को ले करके गया, तो इसका द्रव्यमान घट गया और इसका द्रव्यमान बढ़ गया। तो दोनों आवेशित हो रहे हैं, इसका द्रव्यमान घट रहा है और इसका द्रव्यमान बढ़ रहा है। तो ऑप्शन डी होगा, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता कि धन आवेशित करने पर क्या होगा, धन आवेशित करने पर क्या होगा, तो धन आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करना होगा, कुछ न कुछ द्रव्यमान को लेकर के जाएगा, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, घट जाएगा। यानी धन आवेशित करने पर क्या होता, घट जाता, और अगर इसको ऋण आवेशित करते तो द्रव्यमान क्या होता, बढ़ जाता। तो यहाँ पे कहा जा रहा है केवल आवेशित किया जाता है, ना तो धन और ना ही ऋण का बात हो रहा है। तो केवल आवेशित किया जा रहा है तो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में कि 1 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको हम कह सकते हैं स्टैट कूलम, यानी 1 कूलम आवेश जो है कितने स्टैट कूलम के बराबर होता है। तो कितने स्टैट कूलम के बराबर होगा, 3 × 10 के पावर 9 स्टैट कूलम। बताए थे हम कि 1 कूलम जो है वो 3 × 10 के पावर 9 स्टैट कूलम के बराबर होता है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि 1 स्टैट कूलम, तो 1 स्टैट कूलम कितना हो जाएगा, तो 1 के बटा में 3 आएगा, 1/3 और 10 के पावर 9। जब इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो 10 के पावर -9 कूलम के बराबर होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर कि 1 स्टैट कूलम का मान जो है कितने कूलम के बराबर होता है, तो 3 × 10 के पावर 9, 3 × 10 के पावर 9 है, 3 × 10 के पावर -9 है, 1/3 × 10 के पावर 9, 1/3 × 10 के पावर -9 है। तो किसके बराबर होगा, ऑप्शन डी। दोनों पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 12 में पूछा गया था, ये 11 में पूछा गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 21 में देखेंगे कि 2 बिंदु आवेश है, वायु में परस्पर r दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। पहले यहाँ तक देख लेते हैं क्वेश्चन को। 2 बिंदु आवेश है, वायु में r दूरी पर, r दूरी पर कितना बल लगा रहा है, F बल लगा रहा है। तो वायु में F बल लगा रहा है, दोनों आवेश कितना दूरी पर है, r दूरी पर। तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2। 2 बिंदु आवेश है, कितना दूरी पर है, r दूरी पर है, तो r का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं K परावैद्युतांक वाले माध्यम में, K परावैद्युतांक वाले माध्यम में r दूरी पर रखने पर भी वे उतना ही बल लगाते हैं, उतना ही बल जितना पहले लगा था। तो पहले F लगा था, फिर कितना बल लगेगा, उतना ही बल लगेगा, लेकिन किस माध्यम में, तो K परावैद्युतांक वाले माध्यम में। तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × K। माध्यम यहाँ पे कितना आ जा रहा है, K आ जा रहा है। कैपिटल R दूरी है यहाँ पर, तो Q1 × Q2 बटा कैपिटल R का स्क्वायर। उतना ही बल लगा रहे हैं जितना पहले, तो पहले भी F, बाद में भी F, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर R का मान है, कैपिटल R का मान क्या होगा, ये जो कैपिटल R है इसका मान क्या होगा, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो दोनों का LHS बराबर, तो दोनों का RHS भी क्या होगा, बराबर, ये भी F, ये भी F।
तो ये दोनों भी क्या होगा आपस में बराबर, दोनों को बराबर करते हैं 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को बराबर करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, एप्सिलॉन नॉट इंटू के, Q1 इंटू Q2 बटा कैपिटल आर स्क्वायर। कैंसिल हो रहा है यहाँ पे कुछ, क्या कैंसिल हो रहा है देखेंगे, Q1 Q2 ख़त्म होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ख़त्म होगा, के बचेगा यहाँ पे आर स्क्वायर, तो बचा क्या चीज़, यहाँ पे बचा आर स्क्वायर, यहाँ पे बचा के, यहाँ पे क्या बचा कैपिटल आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर स्मॉल बटा में क्या आ जाएगा के, यहाँ पे क्या रह गया कैपिटल आर का स्क्वायर। तो कैपिटल आर बराबर कितना होगा, तो स्क्वायर इसको रूट में डालेगा, रूट में क्या आएगा, रूट में आएगा आर का स्क्वायर बटा में के आएगा। आर का स्क्वायर है तो ये रूट खत्म यानी आर, लेकिन रूट में के रहेगा। तो कैपिटल आर जो है वो किसके बराबर आ रहा है, तो स्मॉल आर अपॉन रूट अंडर के बराबर, स्मॉल आर अपॉन रूट अंडर के बराबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यहाँ पे हो चुका है, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे गॉस प्रमेय।